Good evening, class. This is Dr. Chetna Gupta Pasine, and our today's topic is the structure and function of ribosome. तो राइबोसोम के बारे में हम कहेंगे कि सेल में जो टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और राइबोसोम्स जो होता है वो जो क्या बोलोगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ फॉर्म्स में एक बैकबोन की तरह कार्य करता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन का जो फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं राइबोसोम्स। विदाउट राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती, और यदि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो जीन एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस तरह ये जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स को सबसे पहले पैलार्डे ने डिस्कवर किया था 1955 में। और राइबोसोम्स का जो नंबर होता है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है। एक मैच्योर नहीं, एक जो ग्रोइंग एस्चरिचिया कोलाई बैक्टीरियल सेल्स में राइबोसोम्स का नंबर 15,000 to 20,000 तक हो सकता है, जो कि बैक्टीरियल सेल के सेल मास का 15% होता है। राइबोसोम्स के जब आप टाइप्स देखोगे तो 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, मैट्रिक्स राइबोसोम्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम्स। जो मैट्रिक्स राइबोसोम्स होते हैं कि सेल्स के अंदर प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जो सिग्नल ट्रांसडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में या सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं उन प्रोटीन्स के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डोमेन्स ऑफ राइबोसोम्स। डोमेन्स का मतलब होता है राइबोसोम्स के ऐसे पार्ट जो कि ऑल लिविंग एक्टिविटीज, सेल्स के अंदर होने वाली ऑल लिविंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का जो फंक्शन करते हैं राइबोसोम्स के, उन पार्ट्स को हम राइबोसोम्स के डोमेन्स कहते हैं। जनरली राइबोसोम्स में 2 टाइप ऑफ डोमेन्स प्रेजेंट होता है, ट्रांसलेशनल डोमेन्स एंड एक्सिट डोमेन्स। ट्रांसलेशनल डोमेन्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस का इनिशिएशन करते हैं, एंड एक्सिट डोमेन्स जो कि सिंथेसिस की प्रोसेस का टर्मिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल डोमेन, ये जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में होने वाले ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रांसलेशनल डोमेन। और हाँ, जब आप राइबोसोम का स्ट्रक्चर आगे पढ़ोगे तो राइबोसोम एक स्मॉल एंड एक लार्ज सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो दोनों सब यूनिट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये डोमेन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये दोनों ही सब यूनिट के अपर हाफ रीजन, जो अपर हाफ रीजन होता है वहाँ पर ये सिचुएटेड या लोकेटेड होते हैं, और जो लार्ज सब यूनिट होता है उससे वो जुड़े होते हैं। एंड जो एक्सिट डोमेन होता है, एक्सिट डोमेन जो होता है, ये जो ग्रोइंग पेप्टाइड चेन होते हैं, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के बाद जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है उसी को आप कहोगे पेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये ग्रोइंग पेप्टाइड चेन का लार्ज सब यूनिट से एग्जिट के लिए, राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट के एग्जिट की प्रक्रिया को ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और ये दोनों ही सब यूनिट लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट के साइड वाले रीजन में लोकेटेड होते हैं या सिचुएटेड होते हैं। फिर आप डायमेंशंस ऑफ राइबोसोम्स हम जब देखेंगे तो 2 टाइप ऑफ डायमेंशंस होता है, 70s राइबोसोम्स एंड 80s राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 70s टाइप ऑफ होते हैं एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80s टाइप ऑफ होते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 70s राइबोसोम एक्सप्लेन करूँगी। जिस तरह मैं आपको 70s राइबोसोम में लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट बताऊँगी और उनके बाइंडिंग का जो पैटर्न बताऊँगी, उसी तरह आपको वो सेम चीज़ आपको यूकैरियोटिक 80s प्रोटीन के लिए लिखना है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 70s राइबोसोम एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होता है वो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स होता है, जिसका डायमेंशन जो होता है 14 to 15 नैनोमीटर होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन डेल्टॉन्स का होता है। और ये 2 सब यूनिट से मिलकर होता है, 50s एंड 30s सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें 30s स्मॉल सब यूनिट होता है एंड 50s लार्ज सब यूनिट होता है। जब आप राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के कंपैरिजन स्मॉल साइज के होते हैं, और इनका जो डेप्थ होता है वो भी यूकैरियोटिक राइबोसोम्स मतलब 80s राइबोसोम्स के कंपैरिजन
ऑर्गेनिज्म कम होता है। राइबोसोम्स 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। अभी इस स्लाइड में देखें 30S एंड 50S सब यूनिट, और ये दोनों ही जो यूनिट्स हैं सब यूनिट्स हैं वो प्रोटीन कंटेन करते हैं एंड वन टाइप ऑफ आरएनए कंटेन करते हैं जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। यहाँ पर आप कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेंगे। ये है प्रोकैरियोटिक 70S राइबोसोम जो कि 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, 30S स्मॉल सब यूनिट एंड 50S लार्ज सब यूनिट। जो 30S स्मॉल सब यूनिट है इसमें 16S आरएनए राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। ये राइबोसोमल आरएनए का टाइप है 16S आरएनए राइबोसोमल टाइप। 16S आरएनए का एक अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में ये 16S आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस में जनरली हम देखते हैं पेरेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, उसी तरह सेम जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और उनके हियरार्की स्टडी के लिए 16S आरएनए की स्टडी की जाती है, जिसके थ्रू आप इजली उसका करेक्ट क्लासिफिकेशन आप लिख सकते हैं। एंड 50S जो लास्ट सब यूनिट होता है इसमें 23S एंड 5S आरएनए टाइप ऑफ 34 नंबर टोटल 34 टाइप ऑफ प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद राइबोसोमल सब यूनिट्स के बारे में बात करें तो अभी अपन बताएं कि 30S जो होता है वो स्मॉलर सब यूनिट होता है एंड 50S जो होता है वो लार्जर सब यूनिट होता है। स्वेडबर्ग यूनिट क्या होता है, तो आप ये जो 70S 80S लिखते हैं तो ये जो एस है ये एस डिफाइन करता है स्वेडबर्ग यूनिट के। एस का कंप्लीट फॉर्म है स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, जब आप किसी भी पार्टिकल का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो पैलेट हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है वो नीचे जाकर डेब्रिस बना लेते हैं एंड ऊपर जो लिक्विड फॉर्म होता है उसे हम सुपरनेटेंट कहते हैं। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा पैलेट फॉर्मेशन करेगा एंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा वो उतना ऊपर सुपरनेटेंट के फॉर्म में होगा। तो स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है किसी भी पार्टिकल का जब वो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस में कितना फास्ट वे से वो ट्रेवल करता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे सेंट्रीफ्यूज वर्क करता है। तो कितने फोर्स से कितने फास्ट वे से कोई भी पार्टिकल जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन में ट्रैवल करता है और कितने जल्दी वो पैलेट का फॉर्मेशन करता है, इसी को ही हम स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कम्प्लीटली डिपेंड करता है पार्टिकल के मॉलिक्यूलर वेट, उसके वॉल्यूम एंड उसके शेप पर। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाले जो भी पार्टिकल्स होंगे उनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जबकि जो लाइट मॉलिक्यूलर वेट वाले पार्टिकल्स होंगे उनका स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कम होगा। इसके बाद आप 30S सब यूनिट की स्टडी करेंगे। 30S सब यूनिट जो होते हैं स्मॉलर साइज के होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट 0.9 डाल्टन का होता है। ये जो मैंने आपको अभी बताया कि ये 16S आरएनए से मिलकर बने होते हैं और 21 टाइप ऑफ प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन में। 16S आरएनए किसी भी प्लांट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक प्लांट जो होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन, उनके कंप्लीट हायरार्की स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद 50S सब यूनिट जो होता है लार्जर सब यूनिट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 1.8 डाल्टन का होता है, जिसमें 5S आरएनए एंड 23S आरएनए प्रेजेंट होते हैं। और इसमें टोटल 34 टाइप ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन के लिए। राइबोसोमल आरएनए एंड इट्स रोल। राइबोसोमल आरएनए का रोल सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है प्रोटीन सिंथेसिस का। ये क्या करते हैं, RNA is transcribed from certain portions of DNA